नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टी पास्टर यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी अप्रैल 2024 में होने वाले ट्रांजिशंस की। जो भी डायनामिक ट्रांजिट्स हैं जो अप्रैल में होने वाले हैं, सभी राशियों के लिए, लग्न राशियों के लिए किस तरह का प्रभाव रहेगा। तो आज से हम उसी की शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लग्न राशि वालों के लिए। मेष लग्न राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो अगर आप किसी भी मंथली एनालिसिस को समझते हो, तो ये पहले विचार कर लीजिए कि आपका जो भी महादशा, अंतर्दशा चल रही है, वो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वो है उनके लॉर्ड्स हैं, उनका ट्रांज़िट कैसा चल रहा है और साथ में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु का जो ट्रांज़िट होता है, वो बहुत सारे प्लैनेट्स को जब एक्टिवेट करता है आपके चार्ट में, तो किसी इवेंट को ट्रिगर करता है। तो इसी तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम मंथली एनालिसिस को समझते हैं। और उसके अलावा अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर आपको मेरे सेक्शन में मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के। और उसके अलावा भी अगर आप मेरे कोर्सेज़ जॉइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करके। और उसके अलावा अगर आपको कोई सर्विसेज़ एंड प्रोडक्ट्स चाहिए और फर्दर कंसल्टेशंस चाहिए, तो देन आई हैव अ वेबसाइट जो जहाँ पर आप कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से, एंड सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद दैट प्रोडक्ट्स। सो इनमें से कुछ भी चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो अभी फ़िलहाल बात करते हैं मेष लग्न राशि वालों के लिए, आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? पहले मेष लग्न राशि वालों के लिए बात करें तो उनके जो लग्न का स्वामी है मंगल, वो पहले कुंभ राशि में भ्रमण करेगा और वो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 10 अप्रैल से। फिर उसके बाद वो मीन राशि में जाएगा 23 अप्रैल को। तो मंगल आपके पहले और अष्टम भाव का मालिक है, मतलब फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस। और पहले वो 11वें भाव में जाएगा, फिर उसके बाद वो 12वें भाव में जाएगा। तो मंगल का प्रभाव कुछ इस तरह से होता है कि जब भी मंगल शनि के साथ युति करेगा कुंभ राशि में 11वें भाव में, तो कहीं न कहीं वहाँ पे शनि बलवान है। और क्योंकि वहाँ पे लगभग कंजंक्शन जैसा फॉर्म होगा, क्योंकि नियर टू सेम डिग्रीज़ होंगे अप्रैल में, तो इस वजह से दोनों के कंजंक्शन से या तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको अचानक से कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि ये लाभ के भाव में बन रहा है कंजंक्शन। और साथ ही में क्योंकि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का, सडन चेंजेस का, सडन अपहीवल्स का भी भाव का मालिक है, अष्टम भाव का। अष्टम भाव बहुत सारी पीड़ाओं का भी है। तो ये कभी-कभार ऐसी भी चीज़ें करवा सकता है कि एक्सीडेंटली आपके कार्य क्षेत्र में या किसी वजह से आपको कोई अचानक से एक गेन्स और अपॉर्च्युनिटी हो गई। तो ये केसेस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। अगर आपका खुद का मंगल भी आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में अच्छा बैठा है, तो इस तरीके से प्रभाव देगा। लेकिन अगर ये खराब है आपके खुद के चार्ट में और इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर भी चल रहा है, तो इसका बुरा इफ़ेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये अष्टम भाव का मालिक है, पीड़ाओं का भी है, सडन ट्रांसफ़ॉर्मेशन चेंजेस। तो ये कहीं न कहीं आपको डिफ़ेमेशन भी दे सकता है या एक्सीडेंट भी करवा सकता है। लेकिन हो सकता है एक्सीडेंट होने के बाद भी या कुछ डिफ़ेमेशन के बाद भी कहीं न कहीं लाभ भी होगा उससे। कुछ होगा, सडन चेंज होगा, लेकिन उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, अगर इसकी महादशा अंतरीय प्रतिद्रुव। फिर मंगल जब मीन राशि में जाएगा 12वें भाव में, 12वें भाव का मंगल वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं एनर्जी का, जो आपकी खुद की ऊर्जा है उसका व्यय कराता है, लॉस कराता है, एक्सपेंडिचर कराता है। और ऐसे लोगों को ज़्यादातर जब आपकी खुद की कुंडली में भी होता है और किसी फेमिनिन साइन में हो, तो ये कहीं न कहीं शुक्र जैसे राशियों में हो, तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों का झुकाव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत होता है, वो उस प्लेज़र्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड एक्सपेंडिचर, एनर्जी को वेस्ट करना, लड़ाई-झगड़े में एनर्जी वेस्ट करना, इस तरीके की चीज़ें मंगल जब 12वें भाव में होता है तो ज़रूर करवाता है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में रहेगा। तो बृहस्पति उसके लिए मित्र कारक है। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, वो नहीं होंगी उस हद तक, क्योंकि बृहस्पति का जो अभी फ़िलहाल ट्रांज़िट चल रहा है, वो आपके पहले भाव में चल रहा है। तो एक कनेक्शन बनेगा फर्स्ट और 12th हाउस का। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है पहले भाव का, अष्टम भाव का, वो मीन राशि में 12वें भाव में होगा। जो 12वें भाव का मालिक है, वो आपका पहले भाव में। तो कहीं न कहीं आपके विदेश जाने के चांसेस बन सकते हैं किसी वजह से। और ये वजह या तो आपके कार्यक्षेत्र से या हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई, या खुद
आप ट्रैवल करने के लिए आपका मन करे किसी वजह से एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कुछ किसी तरीके का अगर आप करते हैं या कुछ भी आप एमएनसी में काम करना चाहते हैं, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, वो कहीं न कहीं कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा अगर इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होगा। इसी तरीके से शनि की बात करें तो शनि कुंभ राशि में ही 5 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चला जाएगा। तो जब ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे शनिदेव, तो मंगल भी उसी में ही होंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ये काफ़ी क्लोज़ कंजंक्शन में होंगे और इसलिए इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। और फिर शनिदेव का जो प्रभाव है, वो मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि शनिदेव आपके 11वें भाव में है और 10वें भाव के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए काफ़ी सारे लाभ और आपका सर्कल, सोशल सर्कल बढ़ा रहे होंगे। और इसके अलावा भी क्योंकि उनकी जो दृष्टि है, वो आपके पहले भाव पे, पंचम भाव पे और साथ में अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो कुछ न कुछ उन्होंने आपकी ज़िंदगी में इस समय में रहते हुए या आगे 2025 तक जब तक कि उनका ट्रांज़िट होगा 11वें भाव में, तो आपकी लाइफ़ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस, सडन चेंजेस क्योंकि अष्टम भाव को भी रूल कर रहा है, थोड़ी-सी पीड़ाएँ देगा, लेकिन सडन चेंजेस कराएगा। पंचम भाव चेंजेस का भी है, बदलाव का भी है। तो अगर आप जीवन में अपने नए बदलाव चाहते हो, तो शनिदेव हमेशा कहते हैं क्योंकि आपके पहले भाव को भी ये दृष्टि देंगे, तो आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि अष्टम भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं आप खुद भी बदलो और क्योंकि वो 2 मंगल की राशियों को देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं और मंगल की युति भी होगी उसी वक़्त अप्रैल में। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो कहीं न कहीं आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप खुद में बदलाव करो क्योंकि जब आप अपने आप को बदलोगे शनि के मुताबिक तो कहीं न कहीं जो चीज़ें आप चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, करियर से रिलेटेड हो, आप चाह रहे हो गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ, चाहे आप चाइल्ड बर्थ की इच्छा रख रहे हो, चाहे आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो या फिर आप शादी के लिए भी प्रयास करो, कुछ नया सर्कल बढ़ाना, कुछ ऐसा नेटवर्किंग का काम करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो इसमें वो आपको मदद करेंगे। इवन अगर आप अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों में भी हो रिसर्च, ऑकल्ट साइंस इन सब चीज़ों में भी आपको मदद करेंगे वो। इसी तरीके से बुध की बात करें तो बुध पहले मेष राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद रेट्रोग्रेड भी हो जाएँगे 2 अप्रैल को और फिर मीन राशि में जाएँगे 9 अप्रैल को और फिर 25 अप्रैल को वापस से मार्गी हो जाएँगे। तो पहले वो वक्री होंगे 2 अप्रैल को मेष राशि फिर वो मार्गी हो जाएँगे 25 अप्रैल को मीन राशि में, तो इनका प्रभाव कैसा रहेगा? अब बुध क्योंकि आपका तीसरे भाव और छठे भाव का मालिक है। अब तीसरा भाव अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होता है, छोटी यात्राएँ होती हैं, छ भाई-बहन होते हैं छोटे और अगर आपकी मैं बात करूँ कम्युनिकेशन का भी भाव है, मरकरी उसको रूल भी करता है और साथ में आजकल जो डिजिटल कम्युनिकेशन आईटी वाले होते हैं, एनालिटिकल होता है, ये सारी चीज़ें इसी में ही आता है, इसी से ही जुड़ते हैं। आपकी जो विल पावर स्ट्रेंथ है, वो भी थर्ड हाउस से ही होता है क्योंकि बुध की राशियाँ आती हैं तीसरे और छठे भाव में आपके लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से। तो कहीं न कहीं आपका तीसरा भाव जो है वो बताता है कि आपको जो विल पावर और स्ट्रेंथ यूज़ करनी है वो अपने कम्युनिकेशन और अपनी इंटेलेक्ट में यूज़ करनी है, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना है। मतलब जो भी विल पावर और स्ट्रेंथ आप यूज़ करोगे, वहाँ पे आपका इंटेलेक्ट काम करना चाहिए उस जगह पे क्योंकि बुध की राशि पड़ रही है वहाँ पे उस जगह पे। और साथ-साथ कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होना चाहिए क्योंकि छोटी यात्राओं का मतलब सिर्फ़ यही नहीं होता है कि यात्रा करना, कम्युनिकेशन करना। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो आपका आप कैसे बात कर रहे हो किसी से, कैसे लिख रहे हो, कैसे वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, उस तरीके की चीज़ें। और फिर उसके बाद आप कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो कुछ भी नया करने के लिए अपनी ज़िंदगी में। छठा भाव जो होता है, वो आपका रोग, ऋण, रिपू मतलब लोन, लीज़, रेंट पे लेना, लड़ाई-झगड़ा, कोर्ट केसेज़, लिटिगेशन और डेली रूटीन सर्विसेज़ और हेल्थ सेक्टर का है। तो ख़ासकर बुध की राशि जब छठे भाव में पड़ती है, तो ऐसे लोग जो सीए बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या कुछ ऐसी सर्विसेज़ में जाना चाहते हैं, जैसे बिज़नेस ओरिएंटेड सर्विसेज़ भी होती हैं, वो भी इसी में ही आती हैं, क्योंकि वहाँ पे छठे भाव की राशि बुध की पड़ रही है। तो इसीलिए जब ये मेष राशि में जाएँगे, तो कहीं न कहीं आप अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अपनी ज़िंदगी में करते हो, कुछ नया इनिशिएट करके कोई सर्विस वाला काम शुरू करना चाहते हो, तो आप खुद के बलबूते पे कुछ कर सकते हो। लेकिन ये मान के चलिए, आपको इस वक़्त बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। हेल्थ भी थोड़ी-सी खराब हो सकती है क्योंकि मेष राशि में है, शत्रुगत राशि में है। मतलब जो मंगल और बुध में कहीं न कहीं शत्रुता है। तो इसीलिए
ख़ासकर कम्युनिकेशन में जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पर आप जितना कामली बात करोगे बिना स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर के, बिना किसी से गलत तरीके से बात किए, आपका काम सही तरीके से शुरू हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। इसी तरीके से ख़ासकर क्योंकि ये वक्री भी रहेगा मेष राशि में, तो ये काफ़ी कार्मिक हो जाता है। ऐसे लोगों को ख़ासकर जो डॉक्यूमेंटेशन के काम हैं, जो बोलने का, लिखने का जो काम है, उस पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन और गलत तरीके से कुछ भी अगर उन्होंने कम्युनिकेट किया, तो लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। इस तरीके की चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। और क्योंकि मंगल उस वक़्त कुंभ राशि में शनि के साथ रहेंगे और शनि की उससे कंजंक्शन होके दृष्टि भी रहेगी बुध पे, तीसरी दृष्टि। और ये कहीं न कहीं इसके साथ-साथ बृहस्पति भी रहेंगे। बृहस्पति फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों को, लेकिन स्टिल जो दृष्टि है शनि की, जो कंजंक्ट रहेंगे मंगल के साथ, वो कहीं न कहीं चीज़ों को थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए ख़ासकर अपने कम्युनिकेशन, अपने डॉक्यूमेंटेशन के काम पे ध्यान दीजिएगा। फिर जब ये मीन राशि में जाएगा बुध, तो नीच का हो जाएगा दूसरे भाव में जाने पे। नहीं, दूसरे भाव में नहीं, आपके 12वें भाव में जाने से। और नीच का भी हो जाएगा, तो जब बुध नीच का हो जाता है और फिर उससे 25 अप्रैल को मार्गी हो जाएगा, तो जब ये बुध नीच का होता है, तो कहीं न कहीं आपका व्यय कराता है। अननेसेसरीली किसी चीज़ पे आपका खर्चा होगा, या तो हेल्थ इश्यूज़ होंगे कुछ भी, या फिर हो सकता है आपकी व्यर्थ में भागा-दौड़ी हो, इस तरीके के कार्यों में आपका प्रॉब्लम हो सकती है। इवन डॉक्यूमेंटेशन के काम, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट की चीज़ों में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। फिर जब ये मार्गी हो जाएँगे मीन राशि में 25 अप्रैल को और आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें फिर भी सुधर जाएँगी। ख़ासकर जो गलतियाँ हो रही थी, वो शायद गलतियाँ उस तरह से ना हो। लेकिन फिर भी बुध का जब वो बुध मंगल की राशि में भी जाते हैं, तो भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो बात कर रहे हो, वो सही तरीके से बात करो और उसको गलत तरीके से कन्वे मत करो। मतलब कोई भी बात आप कर रहे हो, तो उसको बहुत ही रैशली और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपको नहीं बोलना है। इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब बुध कहीं भी अभी अपने शत्रु राशि में हो या फिर वक्री हो जाए। सूर्य की बात करें तो सूर्य मेष राशि में रहेंगे 13 अप्रैल को, और जब वो 13 अप्रैल को मेष राशि में जाएँगे, उससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। तो सूर्य की पंचम राशि है मेष लग्न राशि वालों के लिए। तो पंचम राशि का जो स्वामी है सूर्य, वो जब 12वें भाव में रहेगा, तब तक कि कहीं न कहीं हो सकता है आपके अगर बच्चे हैं, वो आपसे घर से दूर चले जाएँ, कहीं बाहर, या फिर आपकी ही लाइफ़ में कुछ ऐसे चेंजेज़ आएँ, बदलाव आएँ, जिसकी वजह से आपको दूर जाना पड़े, या आपके कुछ फ़ॉरेन कनेक्शन हो सकते हैं। आप कुछ ऐसा कार्य करो, जो भी आप क्रिएटिविटी की एरिया में हो या कुछ प्रोडक्ट सेलिंग की एरिया में हो, तो आप फ़ॉरेन कनेक्शन, फ़ॉरेन क्लाइंट्स से जुड़ सकते हो। या फिर आपके बच्चे इस वक़्त हो सकता है हॉस्पिटलाइज़ हो जाएँ या कुछ ऐसा। तो या फिर आपका जो अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो उनके साथ कुछ ईगो क्लैशेज़ या बेकार में लड़ाई-झगड़ा हो जाना, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य का बाद में मेष राशि में जब वो 13 अप्रैल को जाएँगे, उससे पहले मीन राशि में कंजंक्शन रहेगा राहु के साथ, और राहु सूर्य की युति कहीं न कहीं आपके ईगो को बढ़ा देती है। और क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव का मालिक है, तो आपके जो रिलेशनशिप्स को लेके चीज़ें थोड़ा-सा गड़बड़, ईगो क्लैशेज़ की वजह से 12वाँ भाव जो होता है ना, गुस्से को बढ़ा देता है। राहु उसको एलिवेट कर देगा, तो कहीं न कहीं गुस्से की वजह से, ईगो क्लैशेज़ की वजह से आपके खुद के व्यर्थ में रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। और 12वें भाव में लॉसेस के हाउस में है, तो लॉसेस बहुत तरीके के होते हैं, रिलेशनशिप का भी लॉस होता है। इसी तरीके से जब ये सूर्य आपका मेष राशि में 13 अप्रैल को चला जाएगा, तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। वो सूर्य कहीं न कहीं राहु के इफ़ेक्ट से दूर होके, तब उस वक़्त सूर्य ग्रहण भी कहीं न कहीं पड़ेगा। ग्रहण भी होगा, एक्लिप्स डेफ़िनिटली होगा, क्योंकि जब भी सूर्य और चंद्रमा जब भी राहु केतु से कंजंक्ट होते हैं, तो ग्रहण ज़रूर पड़ता है। फिर उसके बाद जब ये सूर्य आपका अ, 13 अप्रैल को मेष राशि में जाएगा, तो वहाँ पे बृहस्पति देव भी होंगे और बुध भी होंगे, तो कहीं न कहीं ये कंजंक्शन काफ़ी अच्छा है। आपके इंटेलेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, इंटेलिजेंस, विज़डम के लिए, आपका ईगो, प्राइड बढ़ेगा। इसकी महादशांतर या प्रतिंतर दशा होगी। बृहस्पति की मैंने बात की, वो पहले भाव में है। बृहस्पति कहीं न कहीं पहले भाव में बैठ के काफ़ी सारी चीज़ों को नलिफ़ाई कर देते हैं। आपके पंचम भाव पे दृष्टि जाती है, नवम भाव पे दृष्टि जाती है, सप्तम भाव पे दृष्टि जाती है, तो आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं, मैरिज के लिए सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन, कुछ क्रिएटिविटी से कुछ नया शुरू करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, बाहर जाने के लिए, फ़ॉरेन जाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, और या फिर आप तीर्थ स्थल के दर्शन की सीख करने के लिए, ये सारी चीज़ें
आप कर सकते हैं इस वक़्त। फिर शुक्र की बात करते हैं, शुक्र मीन राशि में रहेंगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मीन राशि में जब शुक्र होते हैं, शुक्र आपके दूसरे और सप्तम भाव के मालिक हैं। दोनों मार्केश हैं, लेकिन कहीं न कहीं 12वें भाव में। ये बताता है कि आप कहीं न कहीं लग्ज़रियस चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करोगे, आप कुछ खर्च करोगे, तो वो जब पैसे होते हैं तभी इंसान खर्च करता है। तो हो सकता है आप अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हो, घूमने में व्यस्त हो सकते हो, बिज़नेस की वजह से आप घर से दूर जा सकते हो। एक्सपेंडिचर की बात करता है, तो अपने कम्फ़र्ट के लिए ही पैसे आप खर्च कर सकते हो, जो अच्छी बात है। फिर उसके बाद वो मेष राशि में जाएँगे। मेष राशि में जब शुक्र जाएँगे अ, 24 अप्रैल को, तो वो भी अच्छा है आपके लिए। तो वो बताता है कहीं न कहीं आप जब घर से दूर जाओगे अपने मेबी आप अपने स्पाउस के साथ या बिज़नेस पार्टनर के साथ, तो कहीं न कहीं आप अपने जब फैमिली से दूर जाके कुछ नया शुरू कर सकते हो कि अपने स्पाउस के साथ चले जाओ या फिर डिस्टेंट फ्रॉम योर होम आप कहीं न कहीं कुछ नया शुरू कर सकते हो। कुछ मेबी एन्जॉयमेंट के लिए या कुछ वहाँ पे आप कंफर्टेबल होके घर से दूर कहीं कुछ एन्जॉय कर सकते हो। ये टाइम पीरियड वो दिखाता है। फिर उसके बाद राहु-केतु की बात करें, राहु और केतु, राहु आपका 12वें भाव में है, केतु आपका छठे भाव में है। 12वें भाव में जब राहु बैठेगा तो मैंने सूर्य के साथ कंजंक्शन एक उसका बताया और केतु आपका छठे भाव में। तो राहु जब तक कि सूर्य के साथ कंजंक्ट रहेगा तो वो आपका ईगो बढ़ाएगा, तो उसकी वज़ह से रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है। लेकिन राहु 12वें भाव में बैठ के आपको विदेश यात्रा करवा सकता है, घर से दूर ले जा सकता है, लेकिन आपके व्यर्थ में एक्सपेंडिचर भी कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी सब चीज़ें काफ़ी इंटैक्ट रहती है और केतु जब छठे भाव में होता है तो आपके डेली रूटीन लाइफ़ को डिस्टर्ब कर देता है। तो चीज़ों को रूटीन तरीके से करने की बजाय जैसे एक टाइम टेबल सेट करके करने के बजाय फ्लेक्सिबल होके अपने काम को करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रो केतु वहाँ पे आपको मदद करेगा, एल्स केतु डिस्टर्ब करेगा आपकी डेली रूटीन लाइफ़ को। सो दिस वाज़ ऑल। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया हो अप्रैल का मेष लग्न राशि वालों के लिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आपको कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।